नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम इंडिया और नेपाल के बारे में बात करेंगे। इंडिया और नेपाल के रिश्तों के बारे में बात करेंगे। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है नेपाल, जिसको एक हिंदू मुल्क कहा जाता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए जब भी मैं किसी नई वीडियो को अपलोड करूं। सबसे पहले हम एक हिस्टोरिकल टाइज के बारे में जानेंगे, मतलब जो हिंदुस्तान और नेपाल की दोस्ती है, हिंदुस्तान और नेपाल का जो रिश्ता है, उसके इतिहास के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, नेपाल हिंदुस्तान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ोसी मुल्क है एंड इसकी जो स्पेशल सिग्निफिकेंस हिंदुस्तान के लिए है क्योंकि इसकी ज्योग्राफिक, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लिंकेज हमारे देश के साथ बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। हिंदुज़म और बुद्धिज़्म, आपको पता है ना, भगवान बुद्ध लुम्बिनी में पैदा हुए जो नेपाल में है, और नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। हिंदुज़म जो हिंदुस्तान में जन्म लिया, तो हिंदुज़म और बुद्धिज़्म ये दोनों आपके सिमिलर रिलीजन है, नेपाल में भी और हिंदुस्तान में भी। तो कल्चर लगभग एक सा है। दोनों कंट्री ओपन बॉर्डर शेयर करती हैं और यहाँ इनके बॉर्डर जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, आप पार नहीं कर सकते, आपका वीज़ा लगेगा। हिंदुस्तान और नेपाल का बॉर्डर अनहिंडर्ड बॉर्डर है और आप आसानी से हिंदुस्तान के लोग नेपाल में आ जा सकते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, और नेपाल के लोग हिंदुस्तान में आकर नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। नेपाल की लड़कियां बिहाई जाती हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की लड़कियां बिहाई जाती हैं नेपाल में। इसीलिए हिंदुस्तान और नेपाल को रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं। रोटी मतलब लोग नौकरी वगैरह करने जाते हैं, बेटी भी आते हैं एक दूसरे के मुल्क में नौकरी करने जाते हैं। तो इसीलिए हिंदुस्तान और नेपाल के रिश्तों को रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं। इंडिया और नेपाल के बीच 1950 में एक ट्रीटी साइन हुई, द इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, और यहीं से हिंदुस्तान और नेपाल के रिश्तों की शुरुआत होती है, एक अच्छे रिश्तों की शुरुआत होती है। ये एक बेडरॉक था, ये जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी ये एक बेडरॉक थी। नेपाल हिंदुस्तान के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड बिहार। तो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चरल और इकोनॉमिकल एक्सचेंज होता है हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में। हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में आप बसें चलती हैं, पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, करोड़ों भारतीय हर साल जाते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। और नेपाल की इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए कितनी है, इसको समझने के लिए आपको 2 एंगल्स पे इसे समझना पड़ेगा। पहला, देयर स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया है, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल के ऊपर तिब्बत है जो कि अब ऑटोनॉमस रीजन है चाइना का। तो अगर चाइना और इंडिया के बीच में कोई सैंडविच कंट्री है तो वो नेपाल है। अगर नेपाल ना हो तो इंडिया और चाइना तो बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क है नेपाल। एंड दूसरा, देयर प्लेस इन इंडियाज़ रोल परसेप्शन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी नेपाल कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करता है और कई मुद्दों पर हिंदुस्तान के साथ नेपाल हमेशा खड़ा रहा। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी हिंदुस्तान के लिए नेपाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क है।
नेपाल इज राइट इन द मिडिल ऑफ द इंडियाज हिमालयन फ्रंटियर। जो इंडिया का हिमालयन फ्रंटियर है उसके बिल्कुल राइट मिडिल में नेपाल गए। एंड अलॉन्ग विद भूटान इट एक्ट एज अ नदर्न बॉर्डरलैंड फ्लैंक्स एंड एक्ट एज अ बफर स्टेट्स अगेंस्ट एनी पॉसिबल एग्रेशन फ्रॉम चाइना। नेपाल और भूटान कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर कंट्री है। अगर नेपाल और भूटान ना हो तब तो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर सबसे लंबा शेयर हो। अभी हम सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। अगर नेपाल और भूटान को हटा दिया जाए जो कि एज ए बफर स्टेट के तौर पर काम करते हैं तो फिर तो इंडिया और चाइना आपस में बड़ा लंबा बॉर्डर शेयर करेंगे। कई सारी ऐसी नदियां हैं जो नेपाल से निकलती हैं, लाइक कोसी रिवर। कोसी रिवर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको सौरव ऑफ बिहार कहते हैं। और भी कई सारी नदियां हैं जो कि नेपाल से निकलती हैं, और उन नदियों के ऊपर इंडिया अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी लगा चुका है, जिससे इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट से भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट नदियां मानी जाती हैं। इसके अलावा हिंदुओं के बहुत सारे साइट नेपाल में हैं, बुद्धों के बहुत सारे साइट इंडिया में हैं, तो लोग आते जाते रहते हैं, मतलब भाई भाई का रिश्ता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी 1950 में, उसमें था क्या, जिसको बेडरॉक कहा जाता है इंडिया और नेपाल के रिलेशन का। सबसे पहला कि दोनों मुल्क, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो नेपाल हो, एक दूसरे के नागरिकों के साथ रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट करेंगे इन रेसिडेंस, प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड मूवमेंट। मतलब कि बिजनेस कर सकते हैं ये दोनों मुल्क के लोग एक दूसरे के मुल्क में, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, रह सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं अनहिंडर्ड। दूसरा, इट ऑल्सो इस्टेब्लिशेस नेशनल ट्रीटमेंट फॉर बोथ इंडियन एंड नेपालीज बिजनेसेस। वंस imported foreign goods would be treated no differently than domestic good। मतलब नेपाल से जो सामान हिंदुस्तान आएगा या हिंदुस्तान से जो सामान नेपाल जाएगा उसको फॉरेन गुड्स के तौर पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, इंपोर्टेड गुड्स के तौर पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा एज अ डोमेस्टिक गुड के तौर पर। एंड इसके बाद जो तीसरी चीज़ इस पूरे ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप में थी कि जो इंडिया वेपन बनाती है, नेपाल हिंदुस्तान से वेपन खरीदता है। अब बात करते हैं एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की, किस किस एरिया में हिंदुस्तान और नेपाल आपस में कोऑपरेट करते हैं। ट्रेड एंड बैंकिंग, सबसे पहला ट्रेड एंड इकोनॉमी। देखिए, इंडिया इज नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? इंडिया। एंड सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सोर्स नेपाल में अगर किसी मुल्क से है तो वो इंडिया से ही है। बसाइड प्रोवाइडिंग ट्रांजिट फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर थर्ड कंट्री ट्रेड ऑफ नेपाल। कई सारे नेपाली आकर हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में पैसा कमाते हैं, अपने देश में पैसे को भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क है। रेमिटेंस की नज़र से नेपाल की नज़र में हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क है। इसके अलावा इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, पावर सेक्टर, टूरिज्म इंडस्ट्री, इन सब में नेपाल की भागीदारी है। मतलब इन सब से नेपाल को फ़ायदा होता है। इंडिया और नेपाल इन सब चीज़ों में कोऑपरेट करते हैं। कई सारे हिंदुस्तानी बैंक है जो नेपाल में चलते हैं, बिजनेस होता है, लोग घूमने फिरने जाते हैं। कनेक्टिविटी, देखिए नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, पानी चारों तरफ नहीं है, चारों तरफ तुम्हारा ज़मीन से घिरा हुआ है। सिर्फ एक साइड ओपन है तिब्बत के टूवर्ड, जहाँ से बहुत ही लिमिटेड वेहिकुलर एक्सेस चाइना ने दिया है। मतलब फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते। नेपाल के लोग हिंदुस्तान आ सकते हैं, नेपाल के लोग तिब्बत नहीं जा सकते, वहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी चाइनीज़ गवर्नमेंट से। तो इंडिया और नेपाल की जो कनेक्टिविटी है वो तो आप जानते ही हैं, फ्री मूवमेंट है, अनहिंडर्ड मूवमेंट है, बिजनेस करो, ट्रेड करो, घूमो फिरो, प्रॉपर्टी खरीदो, किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं है। तो कनेक्टिविटी इंडिया और
नेपाल के बीच में तो आप जानते ही हैं कितनी बेहतर है, कोई वीज़ा नहीं लगता। नाउ कई सारी बसें चलती हैं। एमओयू साइन किया गया है इंडिया और नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा एक दूसरे के साथ कि एक इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाई जाएगी जो कि काठमांडू को रक्सौल बिहार से जोड़ेगी। अभी भी कई सारी बसें चलती हैं गोरखपुर से और बिहार के कई सारे इलाकों से। और नेपाल को देखिए, नेपाल तो एक लैंडलॉक कंट्री है, तो इंडिया इज लुकिंग टू डेवलप द इनलैंड वाटरवेज फॉर द मूवमेंट ऑफ कार्गो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजिट अरेंजमेंट्स, प्रोवाइडिंग एडिशनल एक्सेस टू सी फॉर नेपाल, कॉलिंग इट लिंकिंग सागर मत जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं विद सागर। देखिए, इंडिया ये चाहता है, इंडिया ने एक डेवलपमेंट शुरू किया है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, उस माउंट एवरेस्ट को सीधे जोड़ा जाए हिंदुस्तान के जो सी पोर्ट हैं, जो सी है, हम लोग तो तीन तरफ पानी से घिरे पड़े हैं, नेपाल को एक्सेस दिया जाए जिससे कि माउंट एवरेस्ट को डायरेक्ट जोड़ा जाए सागर से, ताकि नेपाल अगर मान लीजिए कि दुबई से या सऊदी से या किसी भी कंट्री के साथ व्यापार करना चाहता है तो वो व्यापार करे, उनका सामान इंडिया के पोर्ट पर उतरे और वहीं से सीधे वो सामान नेपाल पहुंच जाए माउंट एवरेस्ट के पास। उसके बाद नेपाल की जिम्मेदारी है, नेपाल अपना सामान अपने मुल्कों में बांट दे या बेच दे। डेवलपमेंट असिस्टेंस, नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने नेपाल को वादा नहीं किया है बल्कि नेपाल के लिए काम भी किया है ग्रास रूट लेवल पे। नेपाल के कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने खड़े किए हैं और इन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका हेल्थ, वाटर रिसोर्सेस, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सारे एरियाज आते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन, देखिए हिंदुस्तान की आर्मी और नेपाल की आर्मी के बीच में एक बाईलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है कि जो इक्विपमेंट है और ट्रेनिंग है उसको और मॉडर्नाइज किया जाए। नेपाल की आर्मी के कई सारे लोग इंडिया में ट्रेन किए जाते हैं, आई थिंक नेपाली आर्मी इंडिया में ट्रेन होती है। द गोरखा रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी आर रेस्ड पार्टली बाई रिक्रूटमेंट फ्रॉम गिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। आपने हिंदुस्तान में गोरखा रेजिमेंट का नाम सुना होगा। एक आर्मी जनरल ने कहा था कि अगर कोई इंसान तुमसे ये कहता है कि वो मरने से डरता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा है। तो गुरखा जो होती है ना, गुरखा एक कम्युनिटी होती है जो कि नेपाल में पाई जाती है और इनकी रेजिमेंट है इंडिया में, इवन दैट कि यूके में, ब्रिटेन में भी गुरखाओं की रेजिमेंट है। तो हिंदुस्तान की आर्मी में ये लोग अपनी सर्विस देते हैं। इंडिया फ्रॉम 2011 एवरी ईयर, और इंडिया और नेपाल के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है सूर्य किरण 2011 से। अब बात करते हैं कल्चरल साइड के बारे में। देखिए, आपको तो मैंने बता ही दिया भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी में। इसके अलावा इंडिया ने साइन किया गया 3 सिस्टर सिटी अरेंजमेंट्स फॉर ट्विनिंग ऑफ काठमांडू वाराणसी, लुम्बिनी बोधगया, जनकपुर अयोध्या। इनकी ट्विनिंग की जाएगी, ये ट्विन सिस्टर कहलाएंगी, 3 ट्विन सिस्टर, काठमांडू वाराणसी, लुम्बिनी बोधगया, जनकपुर एंड अयोध्या, जो कि माता सीता नेपाल की ही थी। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी इंडिया प्रोवाइड करता है नेपाल को, क्योंकि नेपाल कहीं ना कहीं अर्थक्वेक जोन में आपका बिलोंग करता है, मतलब अर्थक्वेक जोन में नेपाल लाई करता है। तो अक्सर वहाँ पर अर्थक्वेक आता है, फ्लड्स आती हैं जिसकी वजह से मैसिव डैमेज होता है, तो इंडिया की ह्यूमन असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इंडियन कम्युनिटी, कई सारे हिंदुस्तानी हैं जो नेपाल में रहते हैं, जो कि बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेबरर्स हैं। मल्टीलैटरल पार्टनरशिप, इंडिया और नेपाल कई सारे बड़े बड़े फोरम्स के मेंबर हैं। BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो कई सारे
मतलब मल्टीलेटरल फोरम के ये मल्टीलेटरल पार्टनर हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं इंडिया और नेपाल के रिश्तों को लेकर। पहला, इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत ही मेजर रीज़न है। आपको पता है कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर अनहिंडर्ड है, आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर इज़ वर्चुअली ओपन एंड लाइटली पुलिस विच इज़ एक्सप्लॉइटेड। तो अक्सर क्या होता है कि नेपाल से असलहा वगैरह हिंदुस्तान, आपने कई सारी वेब सीरीज़ में देखा होगा, AK-47 वगैरह बड़े आसानी से चाइना के रास्ते नेपाल, नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आ जाती है। ठीक है, कई सारे लोग गलत काम के लिए नेपाल से इंडिया आते हैं। ओके, और फेक इंडियन करेंसी वगैरह, मतलब एक कहते नहीं है कि जब अनहिंडर्ड मूवमेंट हो तो कोई राम तो है नहीं, रावणों से भरी पड़ी है दुनिया, तो कई सारे लोग गलत काम भी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई सारे मुद्दे ऐसे रहे जिस पे नेपाल ने इंडिया के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाए कि इंडिया ने वादे किए कि ये प्रोजेक्ट करेंगे, वो प्रोजेक्ट करेंगे, मगर इंडिया उन प्रोजेक्ट्स पे डिले कर लगा गए। अपने अपने कारण होते हैं, मगर एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बिना किसी इंटरेस्ट के, मतलब वो लोन नहीं देता, वो एड देता है, वो सहायता करता है। तो कभी कभी क्या होता है यार, 137 करोड़ का मुल्क है, नहीं हो पाता है कभी कभी, लेकिन हिंदुस्तान ने कोशिश हमेशा की कि अगर किसी मुल्क को उन्होंने वादा किया है तो उसके साथ वो खड़े रहें, जो वादा किया है उसे वो निभाएं। अफ़गानिस्तान जाके देखिए, अफ़गानिस्तान जिसको कि पूरे अमेरिका और पूरे रशिया ने बर्बाद कर डाला, उबारा किसने? हिंदुस्तान ने। आज कोरोना की वैक्सीन बनी, नेपाल को हिंदुस्तान फ्री में देगा, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ओवर द ईयर्स नेपाल में कई तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। 10 साल तो वहाँ पर वॉयलेंट इंसर्जेंसी रही, क्योंकि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को ख़त्म करना चाहते थे, तो उसकी वजह से भी हिंदुस्तान में इसका प्रभाव पड़ा। कई सारे एथनिक ग्रुप्स हैं नेपाल में जिनके अंदर एंटी इंडिया फीलिंग है, जिनका मानना है कि हिंदुस्तान कुछ ज़्यादा ही हस्तक्षेप करता है नेपाल के मुद्दों में। ठीक है, तो वो अक्सर नेपाल में हिंदुस्तान के खिलाफ एंटी इंडियन एजेंडा लेकर चलते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट चैलेंज ये है कि देखिए, नेपाल एक सैंडविच कंट्री है इंडिया और चाइना के बीच में। तो नेपाल इंडिया से भी मदद लेती है, चाइना से भी मदद लेती है, और चाइना के साथ हमारे रिश्ते कभी सही रहे नहीं। तो इंडिया के लिए एक कंसर्न ये भी है। अभी कुछ दिन पहले नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि काला पानी का जो रीजन है वो हमारा है, हम लेकर रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेपाल ने अपने पॉलिटिकल मैप में हिंदुस्तान के कई सारे हिस्सों को जोड़ दिया, उत्तराखंड के, पिथौरागढ़ के। ये सब कुछ चाइना के सपोर्ट से होता है। तो हिंदुस्तान के लिए एक चैलेंज ये भी है चाइना के लिए। मगर ओवरऑल फ़िलहाल अभी तो सब कुछ ठीक है, और उम्मीद है आगे भी ठीक रहेगी, और इंडिया और चाइना अपने आप को डेवलप करने के लिए म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया इंडिया और नेपाल का जो कोऑपरेशन है, इंडिया नेपाल का जो रिलेशन है, वो आपके समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, बी हेल्दी, बी सेफ।